हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट। बढ़ते अपन दूसरे बुक की ओर। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं अपन पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। क्या है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध? पहला पॉइंट है प्रकाश चक्र। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है क्या कहलाती है? प्रकाश चक्र कहलाती है। प्रकाश की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की दो गतियाँ कौन सी? एक घूर्णन या दैनिक गति। कौन सी? एक घूर्णन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं। क्वेश्चन आएगा, दिन और रात कौन सी गति के कारण होते हैं? कौन सी गति के कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति दूसरी कौन सी है? परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, नक्षत्र दिवस। अब अगला पॉइंट है नक्षत्र दिवस। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के बाद के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 24 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। कितना? यदि 23 घंटे या 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस। क्या है? सौर दिवस है। सौर दिवस जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटा की होती है। ठीक है, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। कितने? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। अब आता है उपसौर। उपसौर और अपसौर। उपसौर क्या है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। देखो, एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। अत्यधिक पास होती है क्या? उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी किसके? सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर, ये तो उपसौर था। अब क्या है? अपसौर। अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। वो 3 जनवरी है, 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एफ साइड रेखा। क्या है? एफ साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एफ साइड रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, एफ साइड रेखा क्या है? उपसौर और अपसौर को जोड़ने वाली रेखा। क्या है? उपसौर और अपसौर को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? एफ साइड रेखा है। अब देखो अक्षांश। क्या है? अक्षांश पढ़ रहे हैं। अक्षांश यानी विषुवत 1 डिग्री अंश बराबर कितना होता है? 1 डिग्री अंश बराबर क्या होता है? 60 मिनट। वृत्त के ऊपर या दक्षिण दिशा में 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। कितना होता है? 60 सेकंड होता है। स्थिति किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त जीरो अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। क्या होता है? जो आड़ी रेखाएं होती हैं उसे कहते हैं अक्षांश। ठीक है, विषुवत रेखा कौन सी है? 0 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? 0 अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। कितने? 90 अक्षांश। 90 नीचे की ओर और 90 ऊपर की ओर होते हैं। यानी किसी भी स्थान पर अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। कितना? किसी भी स्थान पर अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता।
विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब आए अक्षांश समांतर। अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। क्या 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। यदि अक्षांश समांतरों को एक दूरी के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कितने 89 अक्षांश समांतर होंगे। कितने 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी है? 189 होगी। कितनी? 89 होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कौन सी? कर्क रेखा और मकर रेखा होती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा? आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों की होकर गुजरती है। कौन कौन से? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। इनसे कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और मकर रेखा किससे गुजरती है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से गुजरती है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। और विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतंत्र कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। ठीक है, किससे गुजरती है? किरीबाती से। अब आ जाओ देशांतर। अब कौन सी रेखा आएंगे? देशांतर रेखा। देशांतर ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान को कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यानी ध्रुवों से जाएंगे ना, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो इनकी दूरी क्या होगी? बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा के बीच इसकी दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इनकी गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान माध्यांतर रेखा कहते हैं। कौन सी? ग्रीनविच वेधशाला को गुजरने वाली मध्यांतर रेखा, देशांतर रेखा, उसे क्या कहते हैं? प्रधान माध्यांतर रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। कौन है? 0 डिग्री। जीरो डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान माध्यांतर रेखा की बाईं ओर रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दक्षिणी दाहिनी ओर रेखाएं पूर्व देशांतर कहलाती हैं। एक क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। कौन है? एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है।
कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। किसके आधार पर? देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गौरी नाम से जानी जाती है। क्या? गौरी नाम से जानी जाती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं? अटलांटिक महासागर में काटती हैं। मानचित्र एवं ग्रह पर बनाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। अब है संक्रांति। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कौन सी रेखा को? दक्षिणायन और उत्तरायण की रेखा को क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबत होता है। किस पर? कर्क रेखा पर लंबत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। कब? 21 जून को अर्धरात्रि में दिखाई पड़ता है। कहाँ पर? नॉर्वे में। अब मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पर होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यह पृथ्वी का विषुवत क्या? विषुव है। यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होती है। हर जगह रात, दिन और रात बराबर होती हैं। कब? विषुवत रेखा पर पड़ती है, विषुवत पर। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुवत और बसंत विषुवत कहते हैं। शरद विषुवत कब होता है? 23 सितंबर को। और बसंत विषुवत कब होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव, उस पर क्या दिन की अवधि कितनी? 6 महीने की होती है। अब 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे तथा अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। क्या? दिन की अवधि बढ़ती जाती है। दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रात रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। ठीक है, दिन व रात छोटा बड़ा होता है। देखो अब है सूर्य ग्रहण। क्या है? सूर्य ग्रहण। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। क्या है? जब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। कब होता है? अमावस्या को ही होता है। अब है चंद्र ग्रहण। देखो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा में 5% का अंतर होता है, इसमें 5 डिग्री का अंतर होता है।
जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी की उच्च छाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्रग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्रग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। अगला देखो, समय का निर्धारण कैसे होता है। देखो समझना, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने? 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या? पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिमी जाने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट घटता जाता है। ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुए एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्यन माना गया। इसे ग्रीनविच माध्यन का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच माध्यन को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। क्या? समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर स्थितियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का समय होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। कितनी? 12 घंटे की अवधि लगती है। यह एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 0 डिग्री 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे का अंतर आता है, यानी अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हों तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर पर 25 सितंबर 2003 को उसी मध्यरात्रि होगी। क्या होगी? उसी समय मध्यरात्रि होगी। जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2023 को मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है। इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है। देखना, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। पूर्णतः नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। ठीक है, तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। देखो, इधर मुड़ी है और इधर मुड़ी है, पश्चिम की ओर मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड में विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी महासागर में पूर्व दिशा की ओर मुड़ी गई। किधर? दक्षिणी महासागर में जुड़ी है इधर। ठीक है, मुड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, बेरिंग ट्रेस्ट एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। कौन सी है? बेरिंग जल संधि है। समय जोन एवं मानक समय विश्व को 24 घंटे 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मेन टाइम एवं मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है।
अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होगा। कहाँ? प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होगा। देखो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है? ग्रीनविच कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में, यानी यूके में। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणांक में लिया जाता है। कितने? 7.5 डिग्री की गुणांक में लिया जाता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। ठीक है। विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली ये बाह्य अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बराबर दूरी पर होती है। अगला है कटिबंध। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध क्या है? विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी भाग एवं क्या 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहता है? उष्णकटिबंध। यह यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। अब है उपोष्णकटिबंध। कौन सा? उपोष्णकटिबंध। 30 डिग्री से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है उसे क्या कहते हैं? उपोष्णकटिबंध कहते हैं। कौन सा? उपोष्णकटिबंध कहते हैं। अब है शीतोष्णकटिबंध। शीतोष्णकटिबंध है 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। अब है ध्रुवीय कटिबंध। कौन सा? ध्रुवीय कटिबंध। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्या रहती है? बर्फ जमी रहती है। देखो अक्ष क्या है? अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है, क्या अक्ष है? और ध्रुव पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनके होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, अक्ष कहलाता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, क्या है? अक्षांश। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए काल्पनिक वृत्त कौन से हैं? अक्षांश वृत्त हैं। देशांतर किसी स्थान की प्रधान माध्य रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की कोणीय दूरी, क्या है? देशांतर। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, क्या है? अर्धवृत्त या देशांतर रेखाएं। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य के निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन में 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जहाँ गलती हो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।